अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, हम डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, जिसमें आज हम जो हमारे पास 26 सितंबर 2025 के आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल और ओपिनियन दोनों के आर्टिकल्स को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला हमारा आर्टिकल है पॉवर्टी ट्रैप के नाम से। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट का नाम है रिक्लेमिंग मोमेंटम टुवर्ड्स प्रोस्पेरिटी के नाम से। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की जो करंट ग्रोथ है, जो हमारी करंट ग्रोथ मॉडल है, जिसके तहत हम अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, राइटर ये कहता है कि वो हमारे मुल्क के अंदर पॉवर्टी को ख़त्म करने में बिल्कुल नाकाम हुई है। आप देखिएगा कैसे। पॉवर्टी रेट अगर आप पाकिस्तान में देखें 2001 से 2002 तक ये तकरीबन 64.3% रही है। 2018 से 19 तक ये 21.9%, 2019 से 20 तक ये 24.7% मतलब बढ़ गई। फिर देखिए 21 और 22 में ये कम हो गया, 18.3% पे आ गई, लेकिन दोबारा से 2023 और 24 में फिर बढ़ गई, ये 25.3% पे चले गई। ये तकरीबन 7% यानी कि दोस्तों राइज हुआ इसका। दोस्तों, राइटर ये कहता है कि इससे भी ज्यादा अभी ये बढ़ेगी, क्योंकि सैलाब वगैरह अभी आया हुआ है, इसके भी रिपोर्टेशन होंगे। अच्छा, अब काज़िज़ क्या है, पॉवर्टी क्यों यानी कि ज़्यादा हो जाती है? दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है, आपने देखा कोविड-19 पैंडेमिक आया है, जिसके बाद लॉकडाउन किए रखा है, लोगों के कारोबार इफ़ेक्ट हुए हैं। उसकी वजह से एक तो मसला बना है, दूसरा ये महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों की आमदनी इतनी है नहीं, महँगाई ज़्यादा होने की वजह से गुर्बत ज़्यादा हो गया। दू तीसरा ये है कि फ्लड्स हैं पाकिस्तान के अंदर। जब फ्लड्स आते हैं, आपको पता है कि इतना एग्रीकल्चर सेक्टर सारा तबाह हो जाता है, जो किसान होता है वो मज़ीद यानी कि बेरोज़गार हो जाता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने अपने 5 साल पूरे किए हों। जब कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, तो वो कौन सी अपनी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा? इसके अलावा सोशल इंडिकेटर्स देखिएगा, राइटर कहता है कि तकरीबन 40% ऐसे चिल्ड्रन हैं पाकिस्तान के अंदर जो जिन्हें खुराक की कमी का सामना है। हर 4 में से 1 बच्चा स्कूल से बाहर है। 75% जो दोस्तों बच्चे हैं, जो 5 साल की यानी कि जिन्होंने एजुकेशन हासिल की है, वो ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। इस तरह की एजुकेशन दी जा रही है। हमारे 50% पॉपुलेशन जो है वो उनको पीने के लिए साफ पानी अवेलेबल नहीं है। 33% ऐसी पॉपुलेशन है जो सेफ सैनिटेशन के बगैर लाइफ गुजार रही है। 85% लोगों की ऐसी जॉब है जो इनफॉर्मल है, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी टाइम भी उन्हें निकाला जा सकता है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने कुछ रिकमेंडेशन दी है कि जब आप इतने ज़्यादा क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी एजुकेशन, हेल्थ और वाटर, इन चीज़ों को मज़ीद इम्प्रूव करे। वो जो यानी कि गरीब लोग हैं दोस्तों, उनको जो जिस तरह से सैलाब आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, इस तरह से वो जो सफ़र करते हैं, उनको सफ़र करने से हमें बचाना है, सब्सिडीज़ देनी है, उनका ख्याल रखना है। इसके अलावा बेटर जॉब देनी है, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनकी गुर्बत जो यानी कि जो नीचे वाले यानी कि गुर्बत की लकीर से नीचे लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जो एक्सट्रीम लेवल पे फॉर एग्ज़ाम्पल गरीब लोग हैं। उनको आपने अच्छी जॉब्स प्रोवाइड करनी है, ताकि वो उस गुर्बत से बाहर निकल सकें। इसके अलावा स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा वैक्सीन चैलेंज के नाम से है। दोस्तों, पाकिस्तान पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, तो उसने दुनिया में पहला कैंसर प्रिवेंशन जो वैक्सीन है, एचपीवी, उसको उसकी यानी कि कैंपेन स्टार्ट की है। 12 दिन की ये कैंपेन थी। 13 मिलियन गर्ल्स टारगेट किए गए थे कि इनको वैक्सीन लगानी है। सिर्फ 4.5 मिलियन गर्ल्स को दी गई है। ये यानी कि वन थर्ड ही यहाँ यानी कि बनता है टोटल टारगेट का। दोस्तों, सर्विकल कैंसर ये ज़्यादा फीमेल्स को होता है। दोस्तों, कैंसर ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है पाकिस्तान की औरतों को, जिसमें 66% जो वुमेन है वो इसकी वजह से यानी कि मर जाती हैं। वैक्सीन अब इसके लिए ज़रूरी है कि ये वायरल डिजीज़ है, वायरल के डिजीज़ के लिए हम वैक्सीन लगाते हैं। तो वैक्सीन हमेशा डिजीज़ होने से पहले लगाई जाती है। दोस्तों, अब ये इसकी जो वैक्सीन लगाई जा रही है, सेफ है, फ्री है और सक्सेसफुल है। दूसरे कंट्रीज़ में भी आप देखें, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, बांग्लादेश में भी ये वैक्सीन लगाई जा रही है। अब दोस्तों, कितना डिस्टेंस कवर किया है, आप देखें कराची में 33% गर्ल्स ने यानी कि टोटल जो गर्ल्स की पॉपुलेशन है, उसमें 33% गर्ल्स ने वैक्सीन लगवाई है। कराची के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर बहुत कम रही है। इंटीरियर सिंध की अगर मैं बात करूँ, तो 80% से भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, यानी कि जो टारगेट आपने तय किया था, ज़्यादा लोगों ने फॉर एग्जांपल वैक्सीन लगवाई है। फीमेल्स की सिर्फ बात की जाएगी दोस्तों। अब प्रॉब्लम्स क्या है दोस्तों, लोग जो क्यों नहीं वैक्सीन लगवा रहे हैं? एक तो ये है कि उनको ट्रस्ट नहीं है वैक्सीन पे। सोशल मीडिया पे इस तरह की रूमर्स फैलाई जाती हैं कि ये वैक्सीन लगाओगे तो आप
की ज़िंदगी 2 साल के बाद कोई और बीमारी लग जाएगी, इस तरह की गलत अफ़वाहें फैलाई जाती हैं। वो कुछ जगह ऐसी हैं दोस्तों जहाँ पे हेल्थ वर्कर्स पे अटैक भी होता है। आप देखिए मंडी बहाउद्दीन पे अटैक किया हुआ इन पे। इसी तरह के सेम प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं जब हम पोलियो की वैक्सीन लगाते थे उस टाइम पे। सो राइटर क्या कहता है कि आपको पेरेंट्स को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। आपको टीचर्स, रिलीजियस लीडर्स, लोकल लीडर्स जो होते हैं उनको साथ लेके कैंपेन चलाएँ ताकि ये भी लोग वहाँ पे यानी कि पेरेंट्स को मुत्मिन करें, स्टूडेंट्स को मुत्मिन करें ताकि वो वैक्सीन लगवा सकें। सिविल सोसाइटी जो है दोस्तों उन्हें देखना चाहिए कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वैक्सीन नहीं लोग लगवा रहे, वो एरियाज़ फाइंड करने चाहिए। फिर लोकल लैंग्वेज में उनको कन्विंस करना चाहिए, खास तौर पे उनके पेरेंट्स को। सो दोस्तों ये दूसरा आर्टिकल था। अब चलते हैं तीसरे आर्टिकल पे जो कि है अननेसेसरी रैंगलिंग के नाम से। दोस्तों ये कराची के ट्रांसपोर्ट सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे। कराची जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसे यानी कि रोशनियों का शहर भी कहा जाता है, इकोनॉमी का हब है हमारी। लेकिन दोस्तों आप देखें वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रॉपर नहीं डेवलप हो सका। प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट हुए हैं लेकिन अभी तक मुकम्मल ही नहीं हुए। ग्रीन लाइन बस, ये मेट्रो जिस तरह की लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में है, ये ग्रीन लाइन बस और रेड लाइन बस, ये दोनों इस तरह के प्रोजेक्ट है जो वहाँ पे चलाए जाएंगे कराची के अंदर। ग्रीन लाइन जो बस है ये पीएमएलएन के दौर में 2016 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि ये फेडरल इसे मुकम्मल कर रही है। ये जो रेड लाइन बस है ये 2017 में यानी कि इस प्रोजेक्ट का मंसूबा बनाया सिंध गवर्नमेंट। ये सिंध गवर्नमेंट इसको साथ लेके चल रही है। दोनों के अलग अलग रूट है लेकिन ये दोनों मेट्रो के तरह का जिस तरह प्रोजेक्ट है एक। अब ग्रीन लाइन डिस्प्यूट क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि हमने यानी कि रूट बनाया है अपने प्रोजेक्ट के लिए, इस रूट को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं। ये तकरीबन 21 किलोमीटर का रूट था। लेकिन जो मेयर है कराची के मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने काम ही इस पे रोक दिया। वो कहते हैं कि आपको पहले एनओसी लेना चाहिए। अब पीएमएलएन और एमकेएम तो ये कहते हैं कि मेयर है कराची के मुर्तज़ा वहाब, वो डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, कराची की डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि हमें किसी एनओसी की जरूरत नहीं है। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं इस तरह के प्रोजेक्ट, जब आप देखें वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज आपस में यानी कि लड़ना शुरू हो गई हैं। तो उसकी वजह से रोज की कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही, ट्रैफिक जैम हो जाती है। जो लोग टैक्स देते हैं वो डेली सफर करते हैं। दोस्तों रेड लाइन प्रोजेक्ट भी इसी तरह ही है। 2000 सॉरी ये 2022 में स्टार्ट हुई थी। मंसूबा बनाने का सोचा उन्होंने 2017 में था। सिंध गवर्नमेंट ने इसके बारे में यानी कि प्रोजेक्ट स्टार्ट 2022 में किया। लेकिन आप देखें 2026 यानी कि अभी भी ये पॉसिबल नहीं दिखाई देता कि ये अ, यानी कि 1 साल बाद भी मुकम्मल हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, फेडरल प्रोविंशियल और जो सिटी की जो गवर्नमेंट है, जो लोकल लेवल की वहाँ पे जो मेयर है दोस्तों, ये एक दूसरे से लड़ने लगे हुए हैं कि किसी तरह से क्रेडिट हमें मिल जाए, वोटर हमें हमारे पास आ जाए, हमारी बल्ले बल्ले हो जाए। पॉलिटिकल ईगो पहले आ गई है, पब्लिक सर्विस तो वो पीछे चली गई है। इससे सोल्यूशन क्या है, सब पॉलिटिकल पार्टीज को डेवलपमेंट पे इकट्ठा होने की जरूरत है। और इसके अलावा दोस्तों पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट के मामले में एक साइड पे करने की जरूरत है। दोस्तों ये हमारे एडिटोरियल के आर्टिकल्स थे। अब चलते हैं अपने ओपिनियन के आर्टिकल्स पे। पहला आर्टिकल है हमारा ओपिनियन पेज का अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन क्वालिटी के नाम से। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर 270 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको हर साल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है, अपग्रेड कर दिया जाता है। लेकिन बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है अंडर ग्रेजुएट यानी कि स्टूडेंट्स को। दोस्तों क्या होता है, जो यानी कि आपकी फर्स्ट क्लास से 5 तक की जो है उसे हम प्राइमरी क्लासेस कहते हैं। उसके बाद 6 से 8 तक को हम मिडिल कहते हैं। 9 और 10 को हम सेकेंडरी कहते हैं और 11 और 12 को हाई सेकेंडरी कहते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं अंडर ग्रेजुएट होते हैं, जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं तो ग्रेजुएटेड हो जाते हैं। इसी तरह जब मास्टर या पीएचडी है उसको पोस्ट ग्रेजुएटेड कहते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो दोस्तों यानी कि जो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ की है बीएस की या बीएससी वो वाला लेवल। अब एडमिशन सिचुएशन की बात करें, कई यूनिवर्सिटीज जो हैं दोस्तों इस साल तो उनकी सीट ही फिल नहीं हो सकी, यानी कि उन्होंने स्ट्रगल किया है, बच्चों का एडमिशन ही ज्यादा है। जो टॉप की यूनिवर्सिटीज थी वहां पे तो जाके काफी ज्यादा लोगों ने एडमिशन लिए हैं, लेकिन जो लो क्वालिटी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने सफर किया। अब दोस्तों जो 18 से 22 साल तक की एज होती है ये क्रिटिकल होती है किसी भी इंसान के लिए, यानी कि इसमें आप उसकी पर्सनैलिटी को रीशेप कर सकते हैं। अब वो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। आप देखें अमेरिका के अंदर 50% जो यूथ है वो कॉलेज में जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 7 से 8% यानी कि अंडर ग्रेड लेवल तक पहुंचते हैं। सो लेवल डिफरेंस देखें कितना ज्यादा है। सो जब तक हम क्वालिटी नहीं लेके आएंगे, राइटर ये कहता है, उस टाइम तक हमारी ग्रोथ नहीं होगी। अब प्रॉब्लम्स क्या है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये सिर्फ स्पेसिफिक यानी कि सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई स्किल्स नहीं प्रोवाइड करते हैं।
सो कोर इश्यूज यही है बेसिकली कि दोस्तों पाकिस्तान में यानी कि जो क्वालिटी है उसको निगलेक्ट किया जा रहा है। आप देखें एचईसी जो है उसका भी रिसर्च या ग्रेजुएट लेवल पे जाके फोकस है, लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के बारे में कोई फोकस नहीं है। दोस्तों ये हमारा पहला आर्टिकल था ओपिनियन पेज का। अब चलते हैं ओपिनियन पेज के दूसरे आर्टिकल पे जो कि हमारा क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक सॉवरेंटी के नाम से है। दोस्तों 1765 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने इंडिया में जो टैक्सेस का सिस्टम था वो अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो थी वो कम हो गई थी। 1948 में पाकिस्तान ने फिर अपना स्टेट बैंक बनाया, यानी कि पहले तो हमारे पास नहीं था बैंक, बैंक सिर्फ इंडिया में था। जब डिवीजन हुई है, जब यानी कि बरसगीर की, तो ये बैंक तो वो इंडिया में चला गया था, हमें दोबारा बनाना पड़ना था। हमने 1948 में बनाया, उस टाइम जाके हमने फाइनेंशियल सॉवरेंटी हासिल की है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, पाकिस्तान दोबारा से कर्जे लेने के लिए चला गया, इमदाद लेने के लिए चला गया, जिसकी वजह से हम दोबारा से डिपेंडेंट हो गए। अब आईएमएफ या डोनर्स जितने भी हैं दोस्तों, ये इनके बारे में एक चीज समझने की जरूरत है। ये आपको पैसे देके फिर आपकी पॉलिसीज को कंट्रोल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस क्या होगी, टैक्सीज कितने बढ़ाने, बजट कैसा बनना है, ये फिर डिसाइड करने लग जाते हैं। 2000 से 2022 तक पाकिस्तान ने $50 बिलियन की पाकिस्तान को एड मिली है, लेकिन आप देखें पॉवर्टी अभी भी वैसे ही, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन वो मजीद बढ़ गई है। यानी कि एड तो इसलिए दी जाती है ना कि आप अपने मसाइल को हल करें, वो तो अभी भी मौजूद है। सो एड राइटर ये कहता है कि डोनर इसलिए एड देता ही नहीं है, वो तो देता ही इस वजह से क्योंकि उसके अपने इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। आप देखिए अमेरिका यूक्रेन को असला दे रहा है, क्या वो इस वजह से असला दे रहा है कि यूक्रेन के लोगों पे भला कर रहा है? को नहीं, उसका अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उसके साथ, इस वजह से वो कर्जा दे रहा है। तो आप देखें यार, राइटर ये कहता है कि अब आपको इन चीज़ों को समझना है, एड पे चलने के बजाय अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। इंडिया की एग्जांपल देखें, इंडिया ने दोस्तों एड लेनी बंद कर दी हुई है। अब तो वो तो दूसरे ममालिक को अब एड देता है। सो पाकिस्तान को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सिर्फ जो यूजफुल प्रोजेक्ट्स है उसके लिए आप एड ले लें या कर्जे ले लें, अदरवाइज इंडिपेंडेंट डिसीजंस लें। सो दोस्तों ये हमारा ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स थे और एडिटोरियल पेज के आर्टिकल्स थे। अगर आप चाहते हैं मेरी डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अ, तो दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।